जय हिंद साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं करता। पौधों की जड़ों का कार्य नहीं करता। तो दोस्तों, जल का अवशोषण जड़ें करती हैं। जो जड़ें होती हैं जल का अवशोषण करती हैं। तो ठीक है, सही है। पौधों को सहारा प्रदान करते हैं, ये भी सहारा प्रदान करते हैं पौधों को जड़ें। और पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं जड़ें, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। और प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों को कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण नहीं है, ध्यान रखना। पौधों की जड़ों को कार्य क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण नहीं है। जल का अवशोषण है जड़ों को कार्य, और पौधों को सहायता प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, ये जड़ों को कार्य है। और पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ये जड़ों को कार्य। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़ों का कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो देखो, श्वसन बढ़ाता है, जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया ये, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता, ध्यान रखना। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता कौन? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पढ़ने द्वारा शब्दों का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सी राशि है? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी राशि का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा हरा रंग, सॉरी, नीला रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा होता है सबसे अधिक? नीला रंग। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी राशि पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक, यानी कि पर्ण सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो नीला, नीला प्रकाश को ध्यान रखना है। नीला रंग को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है ये। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई योगदान नहीं है, नाइट्रोजन का भी कोई योगदान नहीं है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और पर्णहरित चाहिए, और जल चाहिए दोस्तों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और जल। इसके उपस्थित तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, CO2, ध्यान रखिएगा, CO2 उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। ठीक है, अमोनिया नहीं की जाती, और टाइलिन नहीं एंजाइम किया जाता, और ये पेप्सिन नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, इसको एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक क्रियाशील प्रकाश क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन होता है? लाल प्रकाश होता है। तो ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाला कौन सा प्रकाश है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ध्यान रखना। किसमें? लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ध्यान रखना। अगला है, अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है, ध्यान रखना। अधिक जल किसके द्वारा अवशोषित होता है? निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा अधिक जल अवशोषण किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है, पौधों में द्रुत जल अवशोषण है। तो ये भी पौधों में ये है निष्क्रिय अवशोषण, ध्यान रखना। पौधों में द्रुत जल अवशोषण होता है किसके? निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। ये निष्क्रिय जो विधि है, इसके द्वारा जल सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। ठीक है। अगला है, रंध्रों के खोलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें कौन है? तो रंध्रों के खोलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें कौन सी हैं? तो ये होती हैं दोस्तों, सबसे लाल तरंग दैर्घ्य वाली किरणें सबसे अधिक प्रभावी होती हैं।
रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें होते हैं लाल तरंगदैर्घ्य वाली किरणें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है, इसलिए रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें कौन है? लाल तरंगदैर्घ्य वाली किरणें, यानी कि बी विकल्प से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। तो सूर्य में क्या होता है? हल्के नाभिकों में संलग्न होता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। अगला है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो ये हो जाएगा प्रस्फुरण घटक से होता है, ध्यान रखना। विकल्प से हो जाएगा, प्रस्फुरण घटक से पुष्टि की जा सकती है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि प्रस्फुरण घटक से हो सकती है। ठीक है, की जा सकती है दोस्तों। हीलियम के नाभिक में होता है क्या है? तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि होता है 2He4 होता है, 4 परमाणु भार होता है और 2 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें जितने जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने बराबर होता है परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो 2 प्रोटॉन हो गए। अब परमाणु भार ये 4 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में ये घटा देते हैं परमाणु क्रमांक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, यानी कि उसका जो लोड है उसको कम करना। तो न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, ध्यान रखना। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम क्या होता है? मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर दोस्तों न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन काम करते हैं ट्रिगर का। न्यूट्रॉनों को ही ट्रिगर कहा जाता है, ध्यान रखना। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर। अगला है, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बैकरले ने किया था, ध्यान रखना। रेडियो धर्मिता या रेडियोक्ता का खोज किसने की थी? हेनरी बैकरले ने, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो जो पोखरण नाभिकीय परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था, तो इसका आधिकारिक कोड क्या था दोस्तों? कोड पूछा गया। तो ये कोड था इसका स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखना। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 में हुआ था, तो इसका आधिकारिक कोड क्या रखा गया था? आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पहला विकल्प सही हो जाए, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला है, 3 प्रकारों में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक्स किरण की तुल्य है किंतु तरंगदैर्घ्य कम की है? तो दोस्तों ये गामा विकिरण होती है। ठीक है, इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फा जो किरणें होती हैं विकिरण, इनका आयनीकरण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और गामा का वेधन क्षमता देखो, अल्फा की वेधन क्षमता सबसे कम होती है, फिर बीटा की सबसे ज़्यादा होती है गामा की। तो किंतु कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा हो जाएगा? गामा विकिरण। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, परावैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो दोस्तों जो परावैंगनी किरणें होती हैं तो उनसे पेड़ पौधे की रक्षा कौन करता है? तो दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है? पर्णपीत पाया जाता है, जिसको जैंथोफिल बोला जाता है। तो ये परावैंगनी किरणों से पेड़ पौधों की रक्षा करता है, ध्यान रखना। परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा होता है? पर्णपीत, इसी को बोला जाता है जैंथोफिल। ठीक है दोस्तों,
जो पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णा का नाम होता है पर्णपीत, या इसी को बोला जाता है जैंथोफिल। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल में कौन सा घटक पाया जाता है, यानी कि कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है, मैग्नीशियम, Mg। क्या होता है, Mg। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है, खनिज घटक क्या होता है, मैग्नीशियम, ध्यान रखना, Mg। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। दोस्तों पौधे ऊर्जा तब छोड़ते हैं जब वो श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान पौधों से ऊर्जा निकलती है, यानी कि ऊर्जा छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तभी ऊर्जा छोड़ते हैं, यानी कि ऊर्जा निकालते हैं। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, श्वसन क्रिया में। जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तब ऊर्जा छोड़ते हैं, ध्यान रखना, श्वसन क्रिया में पौधे, ध्यान रखिए। अगला है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए जो कम मात्रा में ज़रूरत है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो कार्बन तो ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, नाइट्रोजन है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते, ये नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व ये बोरान है दोस्तों, डी विकल्प से हो जाएगा। एक सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान की आवश्यकता होती है, इसको कम मात्रा में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बोरान हो जाएगा। एक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होगा पौधों के लिए, बोरान। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लगभग उल्टी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लगभग उल्टी प्रक्रिया है, तो कौन सी है। स्टार्च का पाचन, ये तो है नहीं है। लोहे पर जंग लगना है, और फलों का पकना, और लकड़ी का जलना। तो ये दोस्तों लकड़ी का जलना है। ठीक है, एक लकड़ी जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया में लकड़ी का जलना आता है, क्योंकि पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ना कि लोहे में होती है, और ना स्टार्च का पाचन, और ना फलों का पकना। ठीक है, तो सिर्फ लकड़ी का जो जलना है वो प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, क्योंकि पौधों में ही क्या होता है, प्रकाशन से। तो ये उल्टी प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। MRI जो है जैसे CT स्कैन होती है, ऐसे MRI होती है, एक मशीन होता है जो आंतरिक भागों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंगों, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि प्रकाश एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि प्रकाश संबंधित है किससे, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, ध्यान रखना। प्रकाश क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि प्रकाश संबंधित किसे, चुंबकीय क्षेत्र से। अगला है, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती हैं। तो ऐसी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं, ध्यान रखना। अनप्रस्थ तरंगों का ध्रुवीकरण हो जाता है, प्रकाश तरंग हो सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकता है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवण नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो जल में तो गुजर जाती है दोस्तों, क्योंकि आवाज़ आती है। स्टील में भी गुजर जाएगा, उसमें भी आवाज़ आती है। वायु से भी गुजर जाती है, इसमें भी गुजर जाती है, लेकिन निर्वात में नहीं गुजरती दोस्तों। ठीक है, किस में नहीं गुजरती, निर्वात में नहीं गुजरती, तो उसका डी विकल्प सही हो जाएगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती किस में, निर्वात में नहीं गुजर सकती। ठीक है दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों।